हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सीटेट की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अल्लाह से, अपने रब से ही दुआ करता हूं कि आप सब जो लोग सीटेट की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से मेहनत के साथ कर रहे हैं तो वो लोग ज़रूर अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं कि सीटेट एंट्रेंस में पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे सवाल इसमें दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उर्दू ग्रामर से होंगे कि उर्दू ग्रामर से भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहना दोस्तों, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर एक में पूछा गया कि नफ्सियात की पहली तजर्बागाह कहाँ कायम की गई, वाज़ेह करें। यानी कि नफ्सियात की पहली तजर्बागाह कहाँ कायम की गई, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 जर्मनी में, ऑप्शन 2 बरतानिया में, ऑप्शन 3 चीन में, ऑप्शन 4 जापान में। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि नफ्सियात की पहली तजर्बागाह कहाँ कायम की गई, तो ये जर्मनी में कायम की गई थी। ठीक है, नफ्सियात का मतलब नफ्सियात की पहली तजर्बागाह जर्मनी में कायम हुआ। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि दर्ज झेल अज़्म का माना बयान करें। ये अज़्म जो है, तो अज़्म का माना क्या आता है वो बताएं। ऑप्शन 1 इज़्ज़त वाला, ऑप्शन 2 दुनिया, ऑप्शन 3 इरादा, ऑप्शन 4 तैयारी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि अज़्म का मतलब होता है इरादा। ठीक है, अज़्म मतलब इरादा होता है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, इसमें पूछा गया कि इसमें मफ़ऊल की तारीफ़ करें। इसमें मफ़ऊल जो है उसकी तारीफ़ करें कि इसमें मफ़ऊल कहते किसको हैं। ऑप्शन 1 इसमें मफ़ऊल वह इसम है जो किसी के लिए मुंतखब किया गया हो। ऑप्शन 2 इसमें मफ़ऊल वह इसम है जिससे इसम फ़ाइल निकलते हो। ऑप्शन 3 इसमें मफ़ऊल वह इसम है जिससे गुजरा हुआ ज़माना मालूम हो। ऑप्शन 4 इसमें मफ़ऊल वह है जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ हो। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि इसमें मफ़ऊल उस इसम को कहते हैं जिस पर फेल वाक़ हुआ हो। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल मलक का माना मुंतखब करें। ये मलक है दोस्तों, ठीक है, मलक। ठीक है, लाम पर भी ज़बर, मीम पर भी ज़बर। तो मलक का मतलब क्या होता है। ऑप्शन 1 शहर, ऑप्शन 2 जायदाद, ऑप्शन 3 फरिश्ता, ऑप्शन 4 मालिक। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल मलक का माना क्या होता है। तो मलक का मतलब होता है फरिश्ता। ठीक है, मलक का फरिश्ता होता है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 4 का। और इसकी जमा जो आती हैं वो मलाइका आते हैं। ठीक है, इसकी जमा जो आते हैं वो मलाइका आते हैं, ये जमा हो जाएगा, प्लूरल शब्द। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि वो आया था ये कौन सा फ़ेल है, मुंतखब करें। ऑप्शन 1 माजी मुतलक, ऑप्शन 2 फ़ेल हाल, ऑप्शन 3 माजी इस्तिमरारी, ऑप्शन 4 माजी बईद। तो दोस्तों, ये ग्रामर से क्वेश्चन है और ये ज़माना से क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि वो आया था ये कौन सा फ़ेल है। तो ये फ़ेल माजी बईद है। ठीक है, वो आया था, ये फ़ेल माजी बईद की मिसाल है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल किसने नफ्सियात की पहली तजर्बागाह कायम की। ठीक है, नफ्सियात की पहली तजर्बागाह जर्मनी में कायम हुआ था। ठीक है, जर्मनी में कायम हुआ था, लेकिन दर्ज झेल में किसने नफ्सियात की पहली तजर्बागाह कायम किया था। पहला ऑप्शन 1 पाउलू ने, ऑप्शन 2 विलियम नेट ने, ऑप्शन 3 लॉक ने, ऑप्शन 4 जॉन डेवी ने। तो दोस्तों, सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल किसने नफ्सियात की पहली तजर्बागाह कायम की थी। तो वो विलियम नट ने कायम की थी। ठीक है, सबसे पहली तजर्बागाह जो नफ्सियात की पहली तजर्बागाह कायम किए थे वो विलियम नट थे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि सुबह का वक्त ये कौन सा इसम है, वाज़ेह करें। सुबह का वक्त ये कौन सा इसम है। ऑप्शन 1 ज़र्फ़ मकान, ऑप्शन 2 ज़र्फ़ ज़मान, ऑप्शन 3 इसमें आला, ऑप्शन 4 इसमें हालिया। तो दोस्तों, सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि सुबह का वक्त ये वक्त से रिलेटेड है। ठीक है, सुबह का वक्त ये वक्त बता रहा है कि किस वक्त से। ठीक है,
तो वक्त है तो ये ज़र्फ़ ज़मान कहेंगे, ठीक है। ज़र्फ़ ज़मान हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा दोस्तों सवाल नंबर 7 का, क्योंकि ज़र्फ़ मकान कहते हैं जैसे मैदान, गाह, है ना, मैदान बोल लें तो मैदान ये ज़र्फ़ ज़मान हो गया, ज़र्फ़ मकान हो गया, जहाँ पर किसी जगह से रिलेटेड हो कोई वक्त, जैसे मुसाफिर खाना और फिर कब्रिस्तान, हाँ, गोली या फिर बागीचा, तो ये जो है ना ये जगह से रिलेटेड है, तो इसको हम ज़र्फ़ मकान कहेंगे। और जो वक्त से रिलेटेड हो, है ना, जो वक्त से रिलेटेड हो उसको हम ज़र्फ़ ज़मान कहेंगे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि तजर्बाती तरीका ... नाम से भी जाना जाता है। ये तजर्बाती तरीका जो है और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 मुशाहिदे का तरीका से, ऑप्शन 2 सरगर्मी का तरीका से, ऑप्शन 3 महदूद मुशाहिदे के तरीके से, और ऑप्शन 4 गैर रस्मी तरीका नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि तजर्बाती तरीका जो है महदूद मुशाहिदे का तरीका नाम से भी जाना जाता है, कि महदूद मुशाहिदे का तरीका इसका नाम है, इस नाम से भी वो जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि दर्ज झेल मशरिक की जमा चुनें, ठीक है, दर्ज झेल मशरिक की जमा चुनें। ऑप्शन 1 मशारिक, ऑप्शन 2 मशरिकों, ऑप्शन 3 मशारिक छोटी काफ से, ऑप्शन 4 मशरिकें। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का बहुत ही आसान सवाल है कि मशरिक की जमा चुनें, कि मशरिक की जमा कौन से आते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मशरिक की जमा मशारिक आते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा गया कि गालिब कितने खतूत लिखे थे, वाज़ेह करें। ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो है वो कितने खतूत लिखे थे? ऑप्शन 1 500 खतूत, ऑप्शन 2 900 खतूत, ऑप्शन 3 300 खतूत, ऑप्शन 4 50 खतूत। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि गालिब जो थे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, तो अपने आइज़ा व क़रीब दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों तक वो कुल मिलाकर 900 खतूत लिखे थे, ठीक है, 900 खतूत वो दर्ज किए थे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 इसमें पूछा गया कि म्यांमार का माना वाज़ेह करें। ये म्यांमार जो है, म्यांमार का मतलब क्या होता है, इसका माना क्या आता है, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 बनाने वाला, ऑप्शन 2 मालूम करने वाला, ऑप्शन 3 जायज़ा लेने वाला, ऑप्शन 4 इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि म्यांमार मतलब होता है बनाने वाला, ठीक है, म्यांमार मतलब बनाने वाला। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा साथ ही सवाल नंबर 11 का। और हम पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कि हिंदुस्तान के दस्तूर का म्यांमार किसे कहा गया, हिंदुस्तान के दस्तूर का म्यांमार किसे गया। तो हमारा ऑप्शन था बाबा साहेब का, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो है वो हिंदुस्तान के दस्तूर का म्यांमार थे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनाने वाला को हम म्यांमार कहते हैं। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा गया कि कसीरुल आमिल नज़रिया जहानत किसने पेश किया, ठीक है, कसीरुल आमिल नज़रिया जहानत किसने पेश किया। ऑप्शन 1 जॉन डेवी ने, ऑप्शन 2 लॉक ने, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 4 थॉमसन ने। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि कसीरुल आमिल नज़रिया जहानत ने, मतलब कसीरुल आमिल नज़रिया जहानत जो है वो किसने पेश किया था, तो ये थॉर्नडाइक ने पेश किया था, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा दोस्तों सवाल नंबर 12 का, क्योंकि यही थॉर्नडाइक जो थे वही कसीरुल आमिल नज़रिया जहानत पेश किए थे। सवाल नंबर 13 इसे पूछा गया कि आम तलबा में दरसो तदरीस से मुताल्लिक कैसी खसूसियत होती है, यानी कि आम तलबा में, ठीक है, आम तलबा में दरसो तदरीस से मुताल्लिक कैसी खसूसियत होती है, उसमें कैसी खासियत होती है। ऑप्शन 1 खुद से अमल करके तजर्बात के ज़रिए इल्म हासिल करना होना चाहिए, ठीक है, इल्म हासिल करना, इल्म, ठीक है, इल्म हासिल करना। ऑप्शन 2 तलबा में इक्तिसाब की मुनासिबत होती है, ऑप्शन 3 इक्तिसाब में फ़आलियत, ऑप्शन 4 इन सब में। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि आम तलबा में दरस व तदरीस से मुताल्लिक कैसी खसूसियत होती है। तो दोस्तों ये तमाम के तमाम खसूसियत होती है। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 4 का, ठीक है, सवाल नंबर 13 का, ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि इन सब से आम तलबा में दरस व तदरीस की मतलब
खासियत होती है इससे मुताल्लिक। सवाल नंबर 14 को देख लें। सवाल नंबर 14, इसमें पूछा गया कि जिस सन्निफ में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जिस सन्निफ में, यानी कि जिस लिखावट में, ठीक है, जिस सन्निफ में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 मसनवी कहते हैं, ऑप्शन 2 नज़्म कहते हैं, ऑप्शन 3 रुबाई कहते हैं, ऑप्शन 4 मसदस कहते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिस सन्निफ में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो उसे हम रुबाई कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल जामिद की तारीफ करें। दर्ज झेल जामिद जो है, जामिद की तारीफ करें। ऑप्शन 1 जामिद वो इसमें है जिससे कुछ ना बने, ऑप्शन 2 जामिद वो इसमें है जो ना किसी से बना हो और उससे कुछ ना बने, ऑप्शन 3 जामिद वो इसमें है जो खास किया गया हो, ऑप्शन 4 जामिद वो इसमें है जो किसी से मिलकर बना हो। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जामिद वो इसमें है जो न किसी से बना हो और ना ही उससे कुछ बने। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा साथी सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 15 का। क्योंकि जामिद में हम किसी का नाम ले सकते हैं, जैसे दानिश है ना, आमिर, साकिब, वाजिद, वाहिद, तो ये सब नाम है दोस्तों। तो ये ना किसी से बनते हैं और ना ही इससे कुछ बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा साथी सवाल नंबर 15 का। ये नाम जो है जामिद ही, इसमें जामिद ही में आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया कि सवाल की तफरीकी सलाहियत ... पर मुनहसिर होती है। यानी कि सवाल की तफरीकी सलाहियत किस पर मुनहसिर होती है। ऑप्शन 1 कदर दुश्वारियत पर, ऑप्शन 2 कदर आजमाइश पर, ऑप्शन 3 कदर जहानत पर, ऑप्शन 4 कदर पैमाइश पर। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि सवाल की तफरीकी सलाहियत जो होती है वो कदर जहानत पर मुनहसिर होती है। कदर जहानत पर मतलब मुश्तमिल मुनहसिर होती है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया कि पावलो ने किस सन ईस्वी में कुत्तों पर तजर्बात हासिल किया। ठीक है, ये पावलो जो है वो किस सन में कुत्तों पर तजर्बात हासिल किए थे। ऑप्शन 1 1900 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1904 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1911 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1888 ईस्वी में। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि पावलो ने किस सन ईस्वी में कुत्तों पर तजर्बात हासिल किए थे। तो वो 1904 ईस्वी चल रहा था। 1904 ईस्वी में ये कुत्तों पर तजर्बात हासिल किए थे, कौन? पावलो ने। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि शायद वो गुस्सा है, शायद वो गुस्सा है, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। शायद वो गुस्सा है, इस जुमला जो है किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन 1 माजी एहतमाली से, ऑप्शन 2 माजी इस्तिमरारी से, ऑप्शन 3 माजी मुतलक से, ऑप्शन 4 माजी बईद से। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का बिल्कुल आसान सवाल है कि शायद वो गुस्सा है, ये जो जुमला है किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों ये माजी एहतमाली से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, माजी एहतमाली से, यानी कि इसमें शायद, इसमें पूछा जाता है शायद माजी एहतमाली को माजी शक्किया भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथी सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया कि मशरूत रद्द अमल के नज़रिए में ... का कोई मकाम नहीं होता। यानी कि मशरूत रद्द अमल के नज़रिए में किसका कोई मकाम नहीं होता। ऑप्शन 1 अमल का, ऑप्शन 2 एहसास का, ऑप्शन 3 जज्बात का, ऑप्शन 4 ज़हन का। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मशरूत रद्द अमल के नज़रिए में ज़हन का कोई मकाम नहीं रहता। ठीक है, ज़हन का कोई मकाम नहीं होता। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि तुलू की ज़िद क्या होगी। ये तुलू जो है, तुलू की ज़िद क्या होगी, यानी कि इसका विलोम, इसका अपोजिट। ऑप्शन 1 शऊर, ऑप्शन 2 मसरूफ़, ऑप्शन 3 गुरूब, ऑप्शन 4 उरूज। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तुलू मतलब निकलना होता है। ठीक है, जब सूरज तुलू होता है तो उसको हम बोलते हैं निकलना, यानी कि सुबह के वक्त, और इसके अपोजिट हम मिला रहे हैं तो गुरूब। ठीक है, गुरूब मतलब होता है डूबना। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 20 का, क्योंकि तुलू मतलब निकलना और गुरूब मतलब डूब जाना, यानी कि सूरज का डूब जाना।
तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया कि कौन से तरीके से फ़र्द का मुकम्मल शख्सी खाका और तस्वीर वाज़ेह होती है। यानी कि कौन से तरीके से फ़र्द का मुकम्मल शख्सी खाका और तस्वीर वाज़ेह होती है। ऑप्शन 1 मुशाहिदे से, ऑप्शन 2 जज्बाती से, ऑप्शन 3 तजर्बाती से, ऑप्शन 4 जायज़ा से। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि किसी भी शख्स के तरीके से किसी भी शख्स को यानी किसी भी शख्स की शख्सी खाका और उसकी तस्वीर वाज़ेह करने के लिए हमें जायज़ा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जायज़ा लेंगे तभी तो किसी के बारे में पता चलेगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 से पूछा गया कि हाजतमंद का माना मुंतखब करें। यह हाजतमंद जो है इसका माना क्या आता है। ऑप्शन 1 फ़कीर, ऑप्शन 2 तलबगार, ऑप्शन 3 गरीब, ऑप्शन 4 अमीर। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि हाजतमंद मतलब कि तलबगार। ठीक है, तलब करने वाला। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 22 का, क्योंकि हाजतमंद मतलब जिसके पास कुछ है नहीं। ठीक है, उसको कुछ किसी चीज़ की हाजत हो तो उसी को हम तलबगार कहते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 में पूछा गया कि दर्ज झेल आसमान का मुतजाद क्या होगा। ये आसमान जो है, आसमान का मुतजाद इसका विलोम शब्द क्या आएगा। ऑप्शन 1 ज़मीन, ऑप्शन 2 फर्श, ऑप्शन 3 धरती, ऑप्शन 4 अर्श। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ज़मीन का दर्ज झेल आसमान का मुतजाद क्या होगा। तो आसमान का मुतजाद ज़मीन आएगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। और फर्श का पूछता तो फर्श का आता अर्श। ठीक है, फर्श का पूछता तो फर्श का अर्श आता। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि आसमान के ज़िद ज़मीन आते हैं। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल ममालिक किसकी जमा है। दर्ज झेल ममालिक जो है वो किसकी जमा है। ऑप्शन 1 मल्लिका की, ऑप्शन 2 मुल्क की, ऑप्शन 3 मलक की, ऑप्शन 4 मिल्क की। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ममालिक मुल्क से आया। ठीक है, ममालिक जो है मुल्क से आया है। तो मुल्क कौन सा है। ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का, क्योंकि मुल्क की जमा जो है मालिक आते हैं। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 से पूछा गया कि नफ्सियात की पहली तजर्बागाह किस सन ईस्वी में कायम हुई। यानी कि नफ्सियात की तजर्बागाह यानी उस पर तो पहले पूछा गया कि तजर्बात की पहली तजर्बागाह कहाँ है, कब कायम की गई। यहाँ पर नफ्सियात की पहली तजर्बागाह किस सन ईस्वी में कायम किया गया। ऑप्शन 1 1885 ईस्वी, ऑप्शन 2 1881 ईस्वी, ऑप्शन 3 1879 ईस्वी, ऑप्शन 4 1869 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा कि नफ्सियात की पहली तजर्बागाह जो काम हुआ था वो जर्मनी में कायम हुआ था। याद रखेंगे, जर्मनी में कायम हुआ था। और नफ्सियात की पहली तजर्बागाह किस सन ईस्वी में, ठीक है, किस सन ईस्वी में कायम हुई थी। तो ये दोस्तों 1879 ईस्वी में कायम किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपने तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आपकी तैयारी बखूबी तरीके पर चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जो हजरात अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दूसरे अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।